हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे। आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में डिस्कशन होता है कि शी जिनपिंग साहब जो 2013 में राष्ट्रपति बने चाइना के, फिर 2018 में फिर से बने, और ये बातें होने लगी राष्ट्रपति फॉर एवर है भाई साहब। ये तो हो सकता है हम नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है दुनिया भी नहीं समझ पा रही होगी। आज की तारीख में जो चाइना में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते चाइना में आप, तो ये चाइना के जो लोगों का प्रोटेस्ट है ये किस किस हद तक आगे बढ़ सकता है। क्या ये जो सिविल अनरेस्ट, सिविल स्ट्राइफ, सिविल वॉर का रूप ले सकता है? क्या चाइना वाकई अंदर से कोलैप्स कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा? क्या शी जिनपिंग साहब को चाइना के लोग, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की रेड आर्मी, सॉरी पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, रेड आर्मी तो रशिया के लिए बोलते हैं, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, क्या ये इकट्ठे होकर चाइना के शी जिनपिंग साहब को बैकडोर से बाहर कर देंगे? क्या कभी ऐसा हुआ क्या पास्ट में चाइना में? और जब चाइना में इस तरह से हुआ तो उस वक्त के चाइना के जो फाउंडर थे, चाइना के जो फाउंडर जो थे, जिनका नाम था माओ जेडोंग या माओ से तुंग, उनकी फिलॉसफी और शी जिनपिंग साहब की फिलॉसफी बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्या? और अगर ऐसा है तो जब माओ जेडोंग के अगेंस्ट लोग खड़े हुए, अगेंस्ट जो सोचने समझने की ताकतें खड़ी हुई, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या एक्शन लिया, कैसे सप्रेस किया? जब ये सप्रेशन ही था तो वे चाइना ग्रो कैसे कर गए इतना? दोस्तों, क्या वाकई में शी जिनपिंग साहब राष्ट्रपति फॉर एवर हैं, या लोगों का विद्रोह, उनके खुद की पॉलिटिकल पार्टी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो, और चाइना की आर्मी, क्या ये जीत जाएंगे? दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताता हूं, लेकिन सिर्फ टॉपिक को नहीं सुनाता। तो फिर मैं आपको टॉपिक को बताने की बजाय ना आपको थोड़ा कुछ आपको पास्ट में लेके चल के बताता हूं। एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इससे आपको अगले कुछ ईयर्स तक के चाइना को समझने में शायद आसानी होगी। दोस्तों, ये रहा मैं, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, ये रही मेरी प्रोफाइल। मेरा ऑलरेडी एक जनरल एप्टीट्यूड का एक जनरल एप्टीट्यूड का दोस्तों मेरा बैच अभी देखे तो नहीं ना, उससे मैजिक खराब हो जाता है। दोस्तों, एक मेरा जनरल एप्टीट्यूड का बैच ऑलरेडी स्टार्ट, 2 बैचेस चल रहे हैं एक्चुअली, और एक और बैच, एक बैच उसमें से अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आपको मस्त मजा आए तो ये कोड यूज करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों, पहले एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए। थोड़ा गला मेरा खराब है, सॉरी यार। तो जिस तरह की घटना भी चाइना में हो रही है ना दोस्तों, इसी तरह की घटना चाइना में टाइम एंड अगेन होती रही है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इस तरह से। मैं काफी सारी चीजें बोलूंगा, इसलिए मैंने क्या किया, पीछे ना मैंने ज्यादातर चीजें लिख दी आपके लिए, ताकि आप कनेक्ट कर सकें और आपको तकरीबन ना एक पैरेलल ड्रॉ कर पाए, तकरीबन पूरे 70 साल एक हेलीकॉप्टर व्यू तो मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। 16 मई 1966 की बात है। आपकी एज के यंग लड़के लड़कियां खड़े हुए और उन्होंने बोला कि सर, चाइना में कल्चरल रिवॉल्यूशन आ रहा है। ये यंग लड़के लड़कियां कौन थे? ये यंग लड़के लड़कियां वो थे जो माओ जेडोंग या माओ से तुंग, जिनकी तस्वीर आप इधर टॉप में देख रहे हैं, और दिखाऊंगा तस्वीर, आप सुनिएगा भी। इन पे इनको ब्लाइंड ट्रस्ट था, ट्रस्ट नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट था। तकरीबन आज से कितने ईयर्स पहले की बात हो गई, 56 नहीं, 57 ईयर्स पहले। तो दोस्तों, एक सर्कुलर आता है जिसका नाम था May 16 सर्कुलर। माओ जेडोंग ने रिलीज किया देश के लड़के लड़कियों के लिए, देश के यंग लोगों के लिए, और उस सर्कुलर में यह कहा गया, जितने भी लोग ऐसे हैं जो दुश्मन हैं कम्युनिज्म के, ये कम्युनिज्म के जो दुश्मन, ये है माओ जेडोंग या माओ से तुंग, दोनों इन्हीं का नाम है, चाइना के फादर ऑफ नेशन है। दोस्तों, इस सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा हमेशा एक सेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है, आपको फ्री थिंकर बनाना है। आप एकदम फ्री थिंक कर रहे हैं। ये ना कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, किसी भी चश्मे से देखें ना, आप ना अपनी नजरे से चश्मे से दुनिया को देखें और दुनिया को एनालाइज कर पाएं, क्या गलत क्या सही, इसकी जगह इस फिलोसफी में क्या अच्छा था क्या बुरा था, इस एक्स फिलोसफी में क्या अच्छा था क्या बुरा था, इस तरह से एनालाइज कर पाएं। देखते हैं दोस्तों, तो किसी को विलन या हीरो पोर्ट्रे नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं चाइना के बारे में डिटेल में थोड़ा बताता हूं, और आप थोड़ा सा ना फ्यूचर डेवलपमेंट क्या हो सकता है ये आपको समझने में आसानी होगी। पहले 2-4 लाइनें सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा लगे मैं क्या क्या बात करूंगा। ये रहे मिस्टर माओ जेडोंग या माओ से तुंग, जिनको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। एक बात आपको बताता हूं, माओ की फिलॉसफी अच्छी बुरी जो भी आपको लगती हो, अगर आप चाइनीज हैं, यकीन मानिए इनके खिलाफ पूरे चाइना में कहीं पर भी आप अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जिस दिन आप बोले पब्लिक प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है जी, लोगों के बीच में उठा के जेल में ठूंस दिया जाएगा सीधा, और इतना धोया जाएगा, दे धपाधप कि आप पूछिए मत। तो माओ ने ये कहा, एक्चुअली बहुत पुरानी किताब थी दोस्तों, कार्ल मार्क्स की, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। इन किताबों से जो 2 फिलॉसफी निकल के आई थी वो थी समाजवाद, सोशलिज्म। और चाइना में और यूएसएसआर में इसी के बिगड़े हुए स्वरूप को आप कम्युनिज्म बोलते हैं।
टूट मतलब चेंज किया हुआ स्वरूप को। तो माओ ने ये कहा कि देखो जी, इस जो 16 मई का जो सर्कुलर था इसमें क्या मेंशन था, इसमें ये मेंशन था 16 मई सर्कुलर, मैंने ज्यादा चीजें लिख के दे दिया। इसमें ये मेंशन था कि जो भी दुश्मन है ना कम्युनिज्म के, देखिए दोस्तों माओ हमेशा से लोगों को ये कहते थे कि थोड़े थोड़े वक्त में समाज को रिंस करने की, साफ करने की, प्यूरिफाई करने की जरूरत है। कारण क्या है सर? कारण यह है कि थोड़े थोड़े वक्त में कैपिटलिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कम्युनिज्म में होता ही है, कम्युनिस्ट सोसाइटी में होता ही है। तो कम्युनिज्म को रिस्टोर करने के लिए ये जो कैपिटलिज्म की फीलिंग है जो बार बार इन्फिल्ट्रेट कर जाती है, इसको हटाने के लिए हमको थोड़े थोड़े वक्त में एक रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट आज की तारीख में शी जिनपिंग साहब, आपको नहीं लगता बीच में कहीं सूप इन कर सकते हैं? इस तरह की चीज, इसी तरह की चीज आज की तारीख में आपको चाइना में दिख रही है, जहां पे आपको देखेंगे कि ना शायद थोड़ा ना लोग, अभी तो खैर अलग ही हो चुका चाइना एकदम, लेकिन थोड़ा लोगों में भी ना विद्रोह है। अच्छा, शायद थोड़ा सा मुझे और आगे जाके इस बात को बताता हूं तो आप देखिएगा। और इसके चलते हमें थोड़ा टाइम एंड अगेन हमें लाना जो पड़ेगा वो ये है कल्चरल रिवॉल्यूशन। दोस्तों ये जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है, देखिए दोस्तों दुनिया में अलग अलग लीडर्स हुए ना, एक से एक बढ़ के लीडर्स हुए। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सही कौन गलत, वो आप डिसाइड कीजिए, मुझे वो नहीं पता है। लेकिन आपको एक बात आता हूं, 20th सेंचुरी के वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्यूशंस में इसको गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैं रिवॉल्यूशन बोलूं, सप्रेशन बोलूं, जो भी बोलना है बोल दीजिएगा। ज्यादातर लोग दुनिया में, ज्यादातर जो बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, समझ ही नहीं पाए इसको नेम क्या करें, इसको जस्टिफाई किस तरह से किया जाए। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ शब्दों का चुनाव किया है, यहाँ पे देखिएगा, इधर मैंने आ गया, और वो है रेंचिंग एंड कॉम्प्लेक्स, एकदम सप्रेस कर देने वाला, कॉम्प्लेक्स एंड एक बहुत ही अजीबोगरीब एक रिवॉल्यूशन आया जिसको बताने के लिए पीपल एक्चुअली गॉट बिवाइल्डर्ड मतलब कंफ्यूज्ड कि क्या वाकई में एक रिवॉल्यूशन था। सर ये क्या है रिवॉल्यूशन, आप ये बार बार क्या बोल रहे हैं? चाइना में यंग लड़के लड़कियों में एक इतना भयानक आक्रोश आया था कि जो भी लोग माओ के खिलाफ हैं वो कम्युनिज्म के खिलाफ है, और जो भी लोग कम्युनिज्म के खिलाफ हैं वो गद्दार हैं, फोड़ो इनको। तो टाइम एंड अगेन ये फिलॉसफी दोस्तों दुनिया के बहुत सारे देशों में इन्फिल्ट्रेट की है, चाहे वो मुसोलिनी के टाइम पे इटली हो, चाहे वो एडोल्फ हिटलर के टाइम पे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे वो चाइना हो। ये फिलॉसफी टाइम एंड अगेन हमेशा, इतिहास तो ये दोस्तों द वे इट वाज द वे इट इज। तो दोस्तों लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतने सारे लोग एक साथ में गुस्से में कैसे आ गए यार, मैं समझ नहीं पाया। इसी चीज को हम लोग समझते हैं दोस्तों, एक्चुअल में रियल रीजन क्या था जिसके चलते ये जो रिवॉल्यूशन है वो ट्रिगर हुआ। ऐसा क्या ही हो गया जिसके कारण ये ट्रिगर, मैंने बहुत सारी चीजें लिख के दिया हुआ है ताकि आप मेरे साथ चल पाए। व्हाट ट्रिगर्ड द रिवॉल्यूशन इफ यू मे कॉल इट सो, अगर आप इसको रिवॉल्यूशन, क्योंकि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में कल्चरल रिवॉल्यूशन लिखा होता तो मैंने भी वही वर्ड यूज किया हुआ है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं और पीस बाय पीस आपको बताता हूं, और आज के कॉन्टेक्स्ट तक लाके एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है जी, चलिए। लेकिन आपको समझ में आया कि इन 2-3 में से कोई एक रास्ते चूज करेंगे, शी जिनपिंग साहब या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या वहां के लोग या पीएलए। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों। तो 16 मई 1966 की बात है। 16 मई 1966 को, आज से तकरीबन कितना हुआ यार, 56 ईयर्स करीब हो गए नहीं, ईयर्स अगो एक रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन जैसा क्यों बोला जा रहा है बार बार, बिकॉज माओ ने तो यही बताया लोगों को। लेकिन हुआ क्या इसमें, इतना रिवॉल्यूशन ऐसा हुआ क्या इसमें? आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके एज के यंग लड़के लड़कियों को ये कहा गया कि जितने भी ये एकेडमिशियंस हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो गद्दार हैं। एक शब्द है दोस्तों जिसको बोलते हैं बर्जियोस या बर्जियोइस सोसाइटी, जो भी बोलते हैं आप उसको। बर्जियोस शब्द का मतलब होता है मिडिल क्लास। तो जितने भी ये मिडिल क्लास से निकल के लोग आए हैं ना, ये जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड आर्टिस्ट बोलते हैं, सो कॉल्ड क्या बोलना चाहिए उनको, मीडिया पर्सनल बोलते हैं, जर्नलिस्ट बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, देखते हैं कि दोस्तों पीछे इनको ना बीच चौराहे पे लटका दो। हो सकता है ये ना वीडियो यूट्यूब वो भी कर दे, स्ट्राइक मार दे, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ रखा हुआ है, देखिएगा आप। स्ट्राइक पड़ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब हटा दे हो सकता है यूट्यूब, लेकिन अगर देख पाएंगे तो देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने काफी सारे इस तरह की फोटोग्राफ्स रखा हुआ है। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं, इनको मारना नहीं है, इनको बीच चौराहे पे लटकाओ।
क्या इटली में आपने इस तरह की चीज नहीं सुनी थी मुसोलिनी के टाइम पे? क्या आपने कंबोडिया में इस तरह की चीज नहीं सुनी थी? कि आपने दुनिया के बहुत सारे देशों में, यार तो कुछ एग्जांपल है, इटली में, जर्मनी में, कंबोडिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। तो दोस्तों इस तरह से ये रिवॉल्यूशन शुरू होता है, सो कॉल्ड कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू होता है जब, और इस कल्चरल रिवॉल्यूशन को लीड कौन कर रहे होते हैं? माओ। जहां पे इस तरह के बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे आज चाइना का जीटीएन है, आप पैरेलल तभी ड्रॉ कर पाएंगे ना दोस्तों, जैसे आज चाइना का जीटीएन है, ग्लोबल टाइम्स नेटवर्क, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 जून की 1966 की। चाइना के माउथपीस में एक चीज छपती है, आप देखिए, आपको मैंने ना हर एक चीज को बर्जियोस या बर्जियोइस, मैं बड़ा एक्सपर्ट नहीं शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में, मतलब मिडिल क्लास, ठीक है दोस्तों, ये वर्ड अभी पिछले 100-150 साल में आया वर्ड है। खैर, तो एक चीज छपती है, आपको सुनिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर, ये कुछ ऐसा सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, इसके पीछे की, इस तस्वीर के पीछे की आपको छोटी सी बात बता देता हूं, फिर वापस आता हूं इसमें। एक जमाना था जब माओ जेडोंग को, वहां के चाइना के जो लीडर थे एक जमाने के, जो बाद में ताइवान भागे, जिनका नाम था चियांग काई शेक, जो कि थे केएमटी के, क्यूमिंटांग के, उन्होंने दौड़ाना शुरू किया था माओ और उनकी टीम को, दौड़ाते तो, और माओ और उनकी टीम भागते नदी नाले, नदियां, पठार, पहाड़ पार करते गिरते मरते बचते कुछ लोग बचे। जो लोग भागे थे उसके मुश्किल से 10% लोग बचे थे, और ये लोग जाके दोस्तों पहाड़ों में, गुफाओं में छिप गए थे, और वहां छुप के इन्होंने युद्ध अभ्यास किया, गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास किया। एक किताब लिखा दोस्तों माओ ने, उसका नाम था द लिटिल रेड बुक। ये लिटिल रेड बुक जो थी, यही इन्होंने बाद में चाइना के यंग लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। इसका सिग्निफिकेंस ही है। खैर, आपको एक बात बताने की बस बताया। अच्छा, वापिस आता हूं चाइना के उस माउथ पीस में। अब ये मेरे शब्द को सुनिएगा दोस्तों। तो चाइना के माउथ पीस ने ये कहा, 1 जून की बात करो 1966 की, उन्होंने ये कहा कि यार ये जितने भी ये जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, ये वो लोग हैं, हमको कल्चरल रिवॉल्यूशन लाना है तो खैर ठीक है। इन्होंने ये कहा कि देखो जी, हमको ना ये इवल हैबिट्स को हटाना पड़ेगा। ऐसा मास परसिक्यूशन हुआ। इस मास परसिक्यूशन का कारण जो था मैं आपको बता रहा था, और समाज में ये उल्टी सुल्टी फिलॉसफीज जितने भी आ चुके हैं, इन इवल हैबिट्स को हटाना पड़ेगा। क्लियर वे द इवल हैबिट्स ऑफ ओल्ड सोसाइटी। और इसका मतलब क्या है? ये है दोस्तों, ऑल आउट असॉल्ट पे जाओ। ये जितने भी लोग कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी लोग सोचने की ताकत रखते हैं, जितने भी लोग जो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, वो तुम्हारे खिलाफ हैं। ये समाज के मॉन्स्टर्स हैं, ये समाज के डीमंस हैं। ये सोच के देखिए दोस्तों, एक नैरेटिव से समाज के वो लोग जो बेचारे सोचने समझने की ताकत रखते थे, वो बैठे बिठाए डीमंस बन गए, वो मॉन्स्टर बन गए, वो राक्षस बन गए। ये बोलने की देरी थी दोस्तों। यंग लड़के लड़कियां आपके एज के जो थे, वो उठ खड़े हुए। आज के टाइम में भी ऐसे होता ना, आज के टाइम में भी ऐसे होता। कई सूडो लीडर्स मिलेंगे, कई फर्जी लोग आपको मिलेंगे, नहीं यूट्यूब में भी आप देखना, कई लोग मिलेंगे, जाओ उसके वीडियो को डिसलाइक करो, मैं हूं जो सारी चीज तुम्हारे लिए अच्छी सुनो। आज के टाइम में ऐसे बहुत लोग हैं जो ना, दो तरीका होता है ना, दो तरीके से आप ऊपर उठते हैं। एक ये बता के कि आप ताकतवर है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपके अंदर है सब कुछ, जैसे स्वामी विवेकानंद साहब का तरीका है। वो बताएं कि भाई आप में बात है, आपके अंदर फायर है, आपके अंदर हनुमान है। और एक वो है जो बोलेंगे आपके साथ गलत हुआ है, और आपके साथ गलत हो रहा आपको पता भी नहीं है। ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं, ये वही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ना बहुत कुछ आज की क्लास में देखे आपको मतलब समझ में आएगा और मजा भी आएगा। खैर, तो इस चीज को देखते देखते ये वो ग्रुप है दोस्तों, यंग लड़के लड़कियों का, जो माओ को, यकीन मानिए, चाइना तो खैर अथीस्ट कंट्री है, भगवान को मानता नहीं है, मेजॉरिटी तो चाइना, वो तो खैर डिस्ट्रॉय किया गया ना चाइना में। अगर आपको ख्याल नहीं जानते हो तो आपको बता रहा हूँ, सारे धर्मों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक जमाने में। उसके पीछे भी माओ थे। खैर, जमींदारों को बीच चौराहे पे लटका दिया गया, जितने लोग पैसे वाले थे उनको मार दिया गया, परिवार को उनके मार दिया गया, जो जमीनें होल्ड करते थे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जितने भी धार्मिक स्थल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो चाइना में आज से नहीं, हमेशा से होता है। खैर, तो यंग लड़के लड़कियां जो थे, जो माओ को भगवान मानते थे, वो सारे के सारे लड़के लड़कियां स्कूल कैंपसेस से सॉरी यार, कैंपसेस से, क्लासरूम से खड़े होना शुरू हुए। एक्सक्यूज मी यार, मेरा गला एक्चुअली थोड़ा ठीक नहीं है।
और यहां पे एक ये सारे के सारे यंग लड़के लड़कियां मिलकर रेड गार्ड डिवीजन बना दोस्तों। ये रेड गार्ड डिवीजन क्या था? ये रेड गार्ड डिवीजन उन स्कूल्स से निकले हुए लड़के लड़कियों का ग्रुप था, उन कॉलेजेस से निकले हुए लड़के लड़कियों का ग्रुप था, जिन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोल रहे माओ साहब, आप हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यकीन माने दोस्तों, इतिहास गवाह है इस बात का। अगस्त 1966 जब कत्लेआम देखा शायद, और ये अभी नहीं चला, तो नहीं रुका दोस्तों, अगले कई सालों तक, 10 साल तक चला ये घटना जो आप देख रहे हैं 10 साल तक चला, 10 साल तक चली दोस्तों ये चीजें। चाइना में दोबारा से हो जाएगा क्या, मुझे नहीं पता, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। ये सेशन खत्म होने तक आपको इसके आंसर मिलेंगे, क्योंकि माओ को और शी जिनपिंग साहब की लीडरशिप को बहुत सिमिलर बोलते हैं। क्या ऐसा ही हो रहा है क्या शी जिनपिंग साहब के साथ भी? कुछ लोग हैं क्या सीपीसी में जो जैसा माओ के अगेंस्ट हो रहे थे वैसे शी जिनपिंग के अगेंस्ट हो रहे हैं? ऐसा ही हो रहा है क्या? अब यहाँ पे फिर चाइना की जो आर्मी पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अब उनको मैंडेट क्या दिया गया वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में कि आपको उनको मैंडेट क्या दिया गया है। डेन जॉपिंग ने तो कैटेगोरिकली बोला था, बताता हूं क्या बोला था उन्होंने। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है, एक रेड अगस्त, इतना कत्लेआम मचा, इसको कहा गया रेड अगस्त। इस रेड अगस्त में दोस्तों चारों तरफ फुल स्विंग, आप ये देख रहे हैं, आपने आई एम सो सॉरी, ये देखा आपने, ये लिटिल रेड बुक का वो जो लाल लाल किताबें आप देख रहे हैं वही है। और यहां पे दोस्तों आता है रेड अगस्त, जो चारों तरफ कत्लेआम मल के फुल स्विंग एब्सोल्युटली। दोस्तों इस वक्त के जितने भी माओ के अलायंस थे, जो माओ को मानने वाले लोग थे, उन्होंने अर्ज किया रेड गार्ड को कि एक रेड गार्ड मतलब पता है आपको, यंग लड़के लड़कियों का जो ग्रुप बना था पूरे देश में बना था, जो पूरा ग्रुप बना था, उन लोगों को बोला कि सुनो जी, हमको ना 4 चीजों को खत्म कर देना है, हटा देना है, और इस तरह की चीजें हमको थोड़े टाइम में करते रहना है, समाज को पर्ज करने के लिए, रिंस करने के लिए, साफ करने के लिए। आप लोगों को लीजिए, उनके गुस्से को लीजिए और एक कॉमन नैरेटिव से जोड़ दीजिए। दोस्तों ये एक एक्सट्रीम तरह की चीजें हैं, एक इतिहास में हमेशा होते रहे दोस्तों, इतिहास में से एक लीडर्स रहे हैं। मैं आपके साथ अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए, ताकि आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ खुद ले पाए। खैर फिलॉसफी इस पे आते हैं, बाकी की बातें रुकिए। तो उन्होंने बोला हमको समाज से 4 पुरानी चीजें, 4 ओल्ड्स हटाना है। जानते हैं 4 ओल्ड्स क्या है? ओल्ड आइडियाज, ये बकवास है, ओल्ड आइडियाज जितने भी है, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड कल्चर्स, ये सारी की सारी चीजों को हटाओ और स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सबको बंद कर दो, लाइब्रेरियों को बंद कर दो। दोस्तों सबसे आसान है उन लोगों को रूल करना जिनमें सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है। ये आजकल के जो छोटे छोटे वीडियोस और ये एंटरटेनमेंट के नाम पे जो बन रहा है, तो 5 से 10 साल रुकिए, एक ऐसी पूरी पॉपुलेशन तैयार होगी जो ब्रेन डेड हो जाएगी। उनको रूल करना सबसे आसान है। एग्जैक्टली वही यहां पे हुआ। स्कूल कॉलेज को बंद करो, चर्चेस को बंद करो, लाइब्रेरीज को बंद करो, किताबों को आग लगा दो, ये सारी की सारी इस तरह की बातें दोस्तों। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको मैं बोलूंगा तो जो घर बार है, जो ऐसा घर वगैरह हैं, दुकानें हैं, लूट पाट दिया गया, जितने भी बोला गया जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, फ्यूडल ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी यंग लड़के लड़के जो बढ़िया मॉडल शॉडल कपड़े लत्ते पहनते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, उनको तो इतना धोया गया। बाबू तू ये करेगा ना, नए कप, तू कैपिटलिज्म को मान रहा है, और तू कैपिटलिज्म को मान रहा है, तू गद्दार, तू धोखेबाज है, क्योंकि तू कैपिटलिज्म को मानता है, और तू कैपिटलिज्म को मानता है इसलिए तू कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो अरे ठीक ऐसा हुआ होगा। सिर्फ इसी दौरान आज की जो 2 सबसे समृद्ध शहर है चाइना में, बीजिंग और शंघाई, इन जगहों पे अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे यंग लड़के लड़कियां जो ऐसा फैशन फूशन वाले कपड़े पहनते हैं यार, अपन आजकल जो पहनते हैं, डेनिम वेनिम ये हो गए, ऐसे स्टाइल से बाल कटा लिए एकदम ऐसे, समझ रहे आप, उस तरह से बाल कटा लिए। उनको बोला कि ये जो तुम लोग ये जो तुम कर रहे हो ना, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शनरी एक्शन है, तुम विद्रोही हो ना। सर बाल कटा के आया हूं सर, ये जो तू बीच से ऐसा बाल रखा है, ये गंदी शक्ल, और तू गंदे बाल रखा है, रुक जा तेरे को बताता हूं, मैं फोड़ता हूं। दोस्तों ऐसे लोगों को इतना फोड़ा गया। आप मुझे बोलेंगे सर ठीक है, थोड़े बहुत लोग ऐसा उठा के पटक दिया होगा। दोस्तों ऐसे थोड़े बहुत नहीं, कत्लेआम मचा लिया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, इतना मारा गया, मास परसिक्यूशन हुआ, मास मर्डर हुआ एक जमाने में। दोस्तों ऐसा करते करते सिर्फ बीजिंग शंघाई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अगस्त सितंबर में ही ऑलमोस्ट 1800 से 2000 लोग सिर्फ 2 महीने में दोस्तों इनको निपटा दिया गया था। इनको निपटा दिया गया था, मर गए थे लोग, इनको मार दिया गया था। ऐसे तो कई लाख लोगों को उड़ाया गया दोस्तों आने वाले वक्त में। तो साथ चल रहे मेरे सभी लोग, आप में से कई लोग ये फिर बोलेंगे यार एक बात, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है सर, मतलब क्या लोगों में सोचने की ताकत नहीं है क्या?
दोस्तों ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि ना इतिहास गवाह है, समय आने पे ऐसे एक से एक लीडर आया ना। क्या 1920s में, 1920s 30s में एडोल्फ हिटलर अचानक आ गए क्या? दोस्तों नेगेटिव सेंटिमेंट चाहिए होता मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव विचारधारा, और एक व्यक्ति ऐसा आता है जो बोलता है कि भाई साहब तुम्हारे सारे परेशानियों की वजह तुम हो ही नहीं, एक्स पर्सन है। तू जिंदगी में अच्छा नहीं कर रहा ना भाई, वो एक्स पर्सन जिम्मेदार है। तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना भाई, वो जिम्मेदार है। और सुन, ये सभी चीजों को अपन ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मुझे मान, मेरी फिलॉसफी को मान, मेरे आइडियाज को मान, चल मैं तेरे को लेके चलता हूं। तो दो चीज अपने को करना है, उसको उठा के पटकना है और हमको पूरे सिस्टम को चेंज करना है। आपने इस तरह की चीजें सुनी होंगी, आपने इस तरह की चीजें आज भी सुनी होंगी, इस वक्त भी सुनी होंगी, अरे यूट्यूब में भी सुने हैं दोस्तों। कई लोग हैं ना जैसे भी बोलते हैं, Why did Mao call for this revolution? Excuse me यार। अब आप मुझे इस पे वो मत करना कि सर आप खुद ही इसको रिवॉल्यूशन बोल रहे, भाई मुझे कोई शौक नहीं इसको रिवॉल्यूशन बोलने का, डॉक्यूमेंटेशन इसका इतिहास में अलग जगहों पर रिवॉल्यूशन के नाम से, इसलिए मैं इसको इस तरह की बातें कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये जो इसको आप रिवॉल्यूशन, सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसकी शुरुआत ऐसे 1959 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। देखिए जो जिस चाइना को आप देखते हैं ना, वो चाइना बना है 1949 में। तो जब 1949 में चाइना बना तो लिटरली ये हुआ कि माओ जेडोंग या माओ से तुंग, उन्होंने हमला किया चाइना पे, जो गुफाओं में छुप के बैठे थे। फिर उन्होंने हमला किया, और जब हमला किया तो उस वक्त चाइना को जो चला रहे थे उनका नाम था चियांग काई शेक। मैं आगे दिखाऊंगा फोटो। चियांग काई शेक जिस पॉलिटिकल पार्टी के थे वो थे KMT। उन्होंने सेंट्रल बैंक से गोल्ड उठाया और धपाधप भागे और अपने बाजू वाले टापू में चले गए, और वह ताइवान। बेचारे ताइवान की भी क्या बदकिस्मती है यार, दुनिया रिकॉग्नाइज करती थी ताइवान को, क्योंकि चियांग काई शेक तो वहीं से भाग के गए थे और वही तो सरकार चला रहे थे। अब यकीन नहीं मानेंगे, एक जमाने में UN का परमानेंट जो सीट जो चाइना के पास है वो भी ताइवान के पास थे। ऐसा ट्रम्प कार्ड फेंका US ने, पूरे एक बार में सब कुछ पलट के रख दिया। वो नहीं मीम, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। ताइवान ना हाथ पे हाथ धर के बैठा रह गया, क्या हो रहा है भाई मेरे साथ ये। एक बार दोस्तों यहां से रिचर्ड निक्सन पहुंचे, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, चाइना पहुंचे और सब कुछ पलट गया। कहानी कुछ हिस्से में आऊंगा, सुनिए अभी दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, 1949 में माओ ने लोगों को बोला यार वक्त आ चुका है एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का, एक समाज ऐसा बनाएंगे जो समाज बराबर होगा, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, सोशलिज्म के ही, समाजवाद के बिगड़े हुए स्वरूप के लिए कहा जाता है कम्युनिज्म। और ये जो कम्युनिज्म है ना दोस्तों, ये दोनों देशों में, जब मैं दोनों देश कह रहा हूं तो चाइना और जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सोच के देखिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बड़ा क्या कुछ भी फर्जी नाम है। और जो ताइवान उसको बोलते हैं ROC रिपब्लिक, अच्छा मैं पेन रखा तो हूँ, उसको बोलते हैं ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना दोस्तों। ठीक है जी। और दूसरा है USSR, मतलब अब तो USSR रहा नहीं है, 15 देशों में टूट गया, उसमें से सबसे बड़ा देश है वो रशिया है, और वही उसका ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो USSR में हुआ ये था दोस्तों, क्योंकि इस तरफ क्या हो चुका था, इस तरफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो USSR में जो कम्युनिज्म की जो बीज है ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों चाइना और US। देखिए हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि रशिया नहीं, और अल्टीमेटली रशिया की दोस्ती इंडिया से, चाइना से ज्यादा। इसका एक कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि USSR जो बना ना, USSR बोल्शेविक क्रांति के बाद बना, और USSR में आप देखेंगे तो जो कम्युनिज्म जो है उसके जो DNA है, वो जब वर्कर्स ने, इंडस्ट्री के वर्कर्स ने हथियार उठाया तब USSR बना। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये इंडस्ट्री के वर्कर्स, और जब किसानों ने हथियार उठाया तो आज का चाइना बना। तो दोनों का ना ये टेक्निकल, जो कम्युनिज्म का भी टेक्निकल डिफरेंस ये रहा। तो माओ ने लोगों को बोला कि भाई हो चुका है पॉलिटिकल चेंज करने का, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन लाने का वक्त आ चुका है। तो यहां से चियांग काई शेक भागते हैं, चियांग काई शेक को भगा देते हैं और वो जाते हैं ताइवान। हालांकि वो अगले 50 साल तक ताइवान को रूल करते हैं, बट ठीक है जो भी है। अब इनका क्या कहना था, अब इनका ये कहना था कि देखो अब हमको इकोनॉमिक गोल अचीव करना है गजब टाइप का, अब हमको बेहतरीन टाइप से इकोनॉमिक गोल अचीव करना है। लेकिन यार इकोनॉमिक गोल कैसे अचीव करें, तो इकोनॉमिक गोल को अचीव करने के पहले हमको समाज का शुद्धिकरण तो करना पड़ेगा, और उस शुद्धिकरण को, पर्ज को उन्होंने बोला कल्चरल प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, और एक ना नया सामाजिक सिस्टम, नया सोशलिस्टिक सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिस्टम था ना जो पहले का, ये पुराना सड़ा गला सिस्टम है।
ये जो राइटेस्ट चाइना में, ये माओ का जो दौर था ना दोस्तों, चाइना में राइटेस्ट वर्ड एक अलग तरीके से यूज होता है। राइटेस्ट वर्ड कैसे यूज होता है आप देखिएगा। राइटेस्ट इक्वल्स टू कैपिटलिस्ट, इक्वल्स टू एंटी कम्युनिस्ट एंड इक्वल्स टू एंटी सोशलिस्ट इज इक्वल्स टू एंटी पीपल। फिर से बोलता हूं, जो ये राइटेस्ट लोग हैं ये वो हैं जो ना यूएस की या वेस्ट की बातों को मान रहे हैं। ये वो है जो कैपिटलिस्ट लोग हैं। अच्छा बेटा तू राइटिस्ट है ना, मतलब तू वो व्यक्ति है जो कम्युनिज्म में नहीं मानता ना, तो वो व्यक्ति जो माओ को नहीं मानता ना, तो सीधे सीधे वो व्यक्ति जो लोगों को नहीं मानता, और इसलिए इनको तो हटाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, एक मैं तो सोशलिस्ट आदमी हूं, मैं तो तुम लोगों का व्यक्ति हूं जी। तो यहां से सबसे पहले ना यही सब फिलॉसफी दोस्तों, इसलिए चाइना में जब कभी डॉक्यूमेंटेशन में आप राइटिस्ट वर्ड सुनेंगे, और वो जो जीटीएन ने लिखा हुआ आर्टिकल आज की तारीख में भी, चाइना के ग्लोबल टाइम्स नेटवर्क कभी अगर राइटिस्ट शब्द लिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो नेगेटिव तरीके से बता रहे हैं उसको, कुछ में कुछ अच्छी चीज नहीं है ना। तो माओ ने बोला इसलिए ना हमको समाज को बराबर बनाने के लिए, और तुम लोग मेरी किताब पढ़ो ना जी, मैं तुमको बता रहा हूं ना यार, जो मैं बताता हूं उसको मानो ना भाई तुम लोग। तो मैं तुमको बता रहा हूं एक मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से हम लोग एक रिवॉल्यूशन लाना है। चलें सर ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था दोस्तों, तो ये जितने भी राइटिस्ट लोग थे जिनको बोला गया डीमन है, शैतान है, राक्षस हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, दोस्तों आज की तारीख में डेन जियाओपिंग, आप किसी भी लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है डेन जियाओपिंग जो है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइना में क्या बोलना चाहिए इसको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाया, चाइना को ग्रो कराया। वो व्यक्ति है जिसके चलते चाइना इतना ग्रो किया। आप यकीन नहीं मानेंगे एक जमाने में डेन जियाओपिंग को उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो चाइना में ये चीज हुई है दोस्तों। तो यहां पे फिलॉसफी आई कि यार हमको ना जिस चीज को आप कल्चरल रिवॉल्यूशन जो 1966 में आया, ये तो चल रहा है, अब इसके पहले तो बहुत सारी चीज हुई, कल्चरल प्यूरिफिकेशन हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। और इसी कल्चरल रिवॉल्यूशन की जो जड़ें हैं, जो बुनियाद है वो दोस्तों, वो 1958 से 1961 जिसको कहा गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है बेसिकली ये है कि हमको ना एक काम करना है, कलेक्टिवाइजेशन करना है, एग्रीकल्चर। तो पहले हमको ना इस रिवॉल्यूशन को दो पार्ट में लाना है। तो पहले रिवॉल्यूशन, पहले प्यूरिफाई किया समाज को, अब रिवॉल्यूशन, और मेरे अगेंस्ट जो भी है तो कल्चरल प्यूरिफिकेशन। अब इसके बाद जो कल्चरल प्यूरिफिकेशन के बाद आएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इसके बाद जो आएगा दोस्तों, जो भी लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे नहीं लगे फोड़ो उनको। और वही था 1966 का कल्चरल रिवॉल्यूशन। अच्छा ये जो आप बात बोले ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये क्या है? ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है यार। ये था कि हमको इकोनॉमिक गोल्स को अपने अचीव करना है, और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए हमको ना एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल आउटपुट में बहुत अच्छा करना है, कुछ गजब मचा देना है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इसके चलते ये इतना एक जो बेसिकली मॉडर्न स्टेट बनाना है, तो इसके चलते जो गड़बड़ियां हुई तो इतनी भयानक मैसिव गड़बड़ियां थी। मैं आपको एक बड़ा कंजर्वेटिव नंबर आपको बोलता हूं दोस्तों, इतना फूड शॉर्टेज हुआ, भोजन की इतनी कमी हुई। आज आप देखते हैं ना कि चाइनीज लोग कुछ भी खा लेते हैं भाई, कुछ भी। हमारे यहाँ पे हम लोग ना कुछ कीड़े मकोड़े आएगा तो हम लोग हीट वीट डालते हैं या फिर भगाते सब करते हैं ना। मुझको लगता है कि चाइना में देखते अरे फूड, मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप जो देखते हो ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से हुई होगी। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इस वक्त पे 4 से 5 करोड़ लोग सिर्फ भोजन की कमी के कारण नहीं रहे दोस्तों। मतलब इतना मैसिव नंबर था ना, 4 से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भोजन की कमी के कारण हुई। इनफैक्ट ये वो दौर था, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया था इस टाइम पे। ये वो दौर था जब चाइना में जो लोगों की जो मृत्यु हुई ना, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया था धीरे धीरे। सोचिए 1966 नहीं आया ना, लेकिन 1966 का जो कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो उसके पहले कुछ हो रहा है अभी। एग्जैक्टली इसी तरह की चीज अभी चाइना में आज हो रही दोस्तों, कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं शी जिनपिंग के स्टेचर को, उनकी प्रेसिडेंसी को। इसलिए मैंने बोला क्या ये जो हुआ है पहले हो रखा है चाइना में। तो दोस्तों बेसिकली उसमें ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में ये था कि माओ ने बोला यार एक बात बताओ, ये तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस है? मतलब मैं तो एग्जिस्ट करता हूं सर। नहीं, बिना देश के कुछ एग्जिस्टेंस है क्या जी, ये पूछ रहा हूं। नहीं सर ऐसा तो है नहीं बाकी कुछ। तो देखो जब 1949 में मैं बनाया चाइना को, माओ ऐसा क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करो आपको समझ में इसलिए। तो जब 1949 में हम लोगों ने चाइना को बनाया, उसके पहले तो तुम्हारा तो कुछ एग्जिस्टेंस था नहीं, कि जितने जमींदारों को हम लोगों ने उठा के पटक दिया, तो उसके हम ही लोगों ने तो डिस्ट्रीब्यूट करवाया ना जमीन तुमको, तुम्हारे पास जमीन कहाँ थी? हाँ जी सर ठीक बोल रहे हैं। तो सुनो ना,
कलेक्टिव फार्मिंग करें क्या सर? मतलब क्या है सर? मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप? यार मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जितने आसपास के लोग सभी लोग मिल जाओ और सभी लोग खेती करो बढ़िया एक साथ। फिर सर जो भोजन की पैदावार होगी एक ट्रक में भेजूंगा, उसमें डाल देना। तो हम लोग क्या खाएंगे सर? मिट्टी? नहीं, मिट्टी नहीं खाओगे जी, मैं तुम लोगों को बढ़िया कार्ड दूंगा। तो कार्ड तो सर वो कैसे पचाऊंगा? कार्ड लेके आना है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पेट भर खाना दूंगा। मजा आएगा कि नहीं? क्या बोलते हो, मस्त मजा आया कि नहीं? लोगों ने देखा, देखते थे कि अपन बन गए क्या जी। दोस्तों यकीन नहीं कर, आपको सुनने में एकदम ल्यूडिक्रस लग रहा है, मैं आपको चाहता था कि ये ल्यूडिक्रस लगे आइडिया। यकीन नहीं करेंगे आप दोस्तों, पूरी दुनिया मतलब चाइना में लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, ऑप्शन नहीं किया था बेचारों के पास, एक्सेप्ट किया और इस तरह से कलेक्टिव फार्मिंग हुई, जिसके चलते मैं आपको बताया ना 4 से 5 करोड़ लोग भूख से मर गए। आप सोच के देखिए दोस्तों, आप कितना खाना खाएंगे? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, जितने भी खाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ क्या पैदा कर रहे हैं अनाज, राइट? आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने खेत में अनाज की, उसके रिगार्डलेस। अगर आप एग्जांपल दे रहा हूं, आप 1 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं, बढ़िया, 2 टन, 5 टन, 10 टन, लोगों के अंदर काम करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। और इसके कारण चाइना में भयानक फूड शॉर्टेज हो दोस्तों। एक इमेजिनरी वंडरलैंड इन आइडियल वर्ल्ड प्रॉब्ली एक अच्छा आइडिया रहा होगा यूटोपियन सोसाइटी में, बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। दूसरी चीज, आप इन लोगों को वर्क का काम करते हुए देख रहे हैं, पीछे ब्लास्ट फर्नेसेस आप देख रहे हैं। इस जमाने में एक और घटना हुई थी जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है फोटोग्राफ, और वो क्या हुआ था आपको मैं बताता हूँ, कहानी के पीछे की कहानी। माओ जेडोंग ना रशिया गए थे, मतलब यूएसएसआर गए थे, और वहां पे उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि यार ये यूएसएसआर में कुछ जगहों पे खेती हो रही है, कुछ जगहों पे बढ़िया से इंडस्ट्रीज हैं, कुछ जगहों पे कुछ और माइनिंग वगैरह, ऐसे अलग अलग चीजें। लेकिन यूएसएसआर की ग्रोथ का इनक्रेडिबल कारण है स्टील। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, हर घर में स्टील लगाते हैं और हर एक व्यक्ति को चलो एक टारगेट देते हैं, आपको और आपके परिवार को एक टारगेट दे देंगे और उतना स्टील प्रोड्यूस करना है। सर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, सुझा दिया जाएगा मार मार के। सर क्या बात कर रहे हैं, नहीं करना ही चाहिए बाबू। आज कुछ आर्टिकल्स उठा के देखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के उस रीजन में, पाकिस्तान तो खैर चाइना का एक पार्ट है, प्रॉक्सी स्टेट हो चुका है, जहां पे उन जगहों पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जो चाइना के लिए, चाइना की कंपनीज के लिए, इतना पाकिस्तान सीपैक करता था। आप एक बार ना किसी आर्टिकल को उठा के देखिएगा, क्या वो पाकिस्तानी बेचारे जो चाइना की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, आज वो घर भी जाने के लिए अलाउड है कि नहीं, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, लिटरल गुलाम हो गए दोस्तों, लिटरली आपको बता रहा हूं। तो इन सभी लोगों को टारगेट्स दिए गए और ये सभी लोग दोस्तों दिन रात ऐसे बेचारे काम करते गए, स्टील प्रोडक्शन करते रहे। ऐसे ब्लास्ट फर्नेसेस में घर के जो भी चीजें मिली झोंक दिया उन्होंने। कुछ लोगों ने तो बेचारे घर के कपड़े लत्ते को, फर्नीचर में सब झोंक दिया, आग कंटिन्यू से जलाए रखने के लिए, ताकि स्टील प्रोड्यूस कर सके। अब एक बात आई दोस्तों, इस मार्कर की कीमत 10 रुपए। इस मार्कर को मैं 1 रुपए का कैसे कर सकता हूं? अगर पॉसिबल है तो कैसे कर सकता हूं? आप बोलेंगे सर इसमें ना आप अभी 1 प्रोड्यूस करें ना, 1 लाख प्रोड्यूस कर दीजिए तो ओवरऑल कॉस्टिंग एवरेज आउट हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट? बिकॉज आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्युमुलेट करना पड़ेगा, तो उसमें सस्ता पड़ जाएगा। मतलब इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी इकोनॉमी में, स्केलेबल हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। तो एक साहब जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, इनके स्टील की क्वालिटी अलग, एक और साहब जो स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे, उनकी स्टील की क्वालिटी अलग, और ये 1.5 साल तक लोग काम करते ही रहे दोस्तों। लोगों ने अपनी जिंदगी का सब कुछ लगा दिया था दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, जब सारे स्टील्स की क्वालिटी अलग अलग है, सारे पेन्स में बना रहा उसकी क्वालिटी अलग अलग है, तो क्या खाक स्केलेबिलिटी? ये स्टील किसी काम का नहीं है, वो लंप ऑफ स्टील था सिर्फ। दोस्तों लोगों का कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से टूटा ना, लोगों ने बोला सर आप हमारी जिंदगी के 1.5 साल लिए सर, 1.5 से 2 साल ले लिए और कुछ भी नहीं, मतलब एब्सोल्युटली फॉर नथिंग। सर क्या है ये? दोस्तों इसी जमाने में कहानी में एक और चीज हो रही है यूएसएसआर में, वो आपको बताता हूं। यूएसएसआर में निकिता खुर्शेव जो थे, वो स्टालिन को क्रिटिसाइज किए थे 1956 में, और इसके चलते 1964 में उनको निकाल दिया गया था ऑफिस से। ये माओ के ना बैक ऑफ द माइंड में था, क्योंकि इसी टाइम पे ना दोस्तों माओ के अगेंस्ट हो रहे थे लोग, क्योंकि माओ ने तो गजब का सपना दिखाया था, कलेक्टिवाइजेशन करेंगे, देखो अपन लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक साथ उठाएंगे। दोस्तों जब ये सारी की सारी चीजें हम बोल रहे हैं ना, तो आपको फील हो रहा होगा चाइना ऐसा रॉक बॉटम की तरफ आ रहा है। रिगार्डलेस, यहां से चाइना की बाउंस बैक एक मिरेकल ही है, कोई मिरेकल से कम नहीं है।
मैंने इसलिए आपको बोला दोस्तों, अलग अलग फिलोसफीज, आइडियोलॉजीज के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा टाइम एंड अगेन। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे पिक कर लीजिएगा, अच्छे नहीं लगेंगे उसको भी पिक कर लीजिएगा। क्या करना और क्या नहीं करना दोनों पता रहना चाहिए। नहीं खैर, तो ये कलेक्टिवाइजेशन की फिलॉसफी माओ ने लोगों को दिया था, लेकिन ये तो एकदम बैकफायर कर गया यार। और जब ये बैकफायर किया दोस्तों, तो ना धीरे धीरे लोग ना दबे शब्दों में माओ के अगेंस्ट बोलना शुरू किए। दोस्तों माओ के अगेंस्ट उनकी वाइफ भी थी, क्विंग साहिबा जो थी, दिखाऊंगा आपको, जियांग क्विंग नाम था, उनके अगेंस्ट तो इस तरह से लोगों ने बोलना शुरू किया। और ना लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया। अनोखा शब्द सुन रहे हैं आप? लोगों ने ब्लेम करना शुरू किया कि सर आप रिस्पॉन्सिबल है, सर आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आप, आपकी फैमिली, आपके क्लोज रिलेटिव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सर। जो लाखों करोड़ों लोग बेचारे मर गए ना सर, उनके लिए आप जिम्मेदार है। लोगों ने दबे स्वर में सब कुछ बोलना शुरू किया। दोस्तों आप सभी मेरे साथ चल रहे हैं? दोस्तों आप सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं? तो ये पीछे आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये निकिता खुर्शेव की है और ये माओ जेडोंग की है। दोस्तों मैं आपको जो बताया कि निकिता खुर्शेव ने जब स्टालिन के अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया था, तब काफी बैकलैश हुआ था, 1964 में उनको निकाल दिया गया था। अब दोस्तों आपने देखा 1949 में चाइना बना, इन्होंने बोला कि कल्चरल प्यूरिफिकेशन, फिर ग्रेट लीप, और जब ग्रेट लीप के लिए माओ को ब्लेम किया गया, तो फिर यहां पे आता है चाइना का कल्चरल रिवॉल्यूशन। ऐसे ही तो अभी भी हो रहा है ना चाइना में। चाइना ग्रो कर रहा है, गजब तरीके से ग्रो कर रहा है, जस्ट लाइक ग्रेट लीप। अब यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो माओ के अगेंस्ट पहले थे, वैसे शी जिनपिंग के अगेंस्ट है। तो शी जिनपिंग भी अकेले बैठ के सोचते होंगे, तो उनको लगता होगा मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या रिएक्शन, मैं किस तरह से एक्शन ले सकता हूं। माओ भी शायद यही सोचते रहेंगे। नहीं, माओ ने सोचा होगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं, समाज के कुछ लोग हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं, कौन है जो मेरे साथ है, कौन है जो मेरा ब्लाइंड फॉलोअर है, यंग लड़के लड़कियां। तो माओ ने क्या किया, क्या उसी तरह की कोई चीज शी जिनपिंग भी करेंगे क्या? देखते दोस्तों। उस चीज को समझने के पहले मैंने जब आपसे ये कहा दोस्तों, धीरे धीरे चीजें इतनी एस्केलेट कर गई, तो आपको लगेगा कि इतना एस्केलेट हो ही कैसे। नहीं दोस्तों, यकीन मानिए ये क्योस इतनी खतरनाक तरीके से फैला। मैंने आपको अब कितने सारे वर्ड्स दिए। मैंने आपको रेड ऑगस्ट बोला, रेड आर्मी बोला, रेड ऑगस्ट बोला, रेड टेरर बोला। जितने भी लोग मेरे अगेंस्ट, माओ नहीं कहा ना, जितने भी लोग मेरे अगेंस्ट हैं वो सब कम्युनिज्म के अगेंस्ट हैं, वो सब सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि देश जिंदा रहे। और दोस्तों एक वर्चुअल सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट हो गया। क्या आज नहीं चाइना में ऐसा? आज ऐसा नहीं चाइना में? आप मुझे बताइए, उसी तरह की स्थिति है ना सर। मैं नहीं मानता चाइना में ऐसा है यार। इतनी कम न्यूज किसी देश से बाहर रहेगी तो क्या ही होगा। वो जो न्यूज आप देखते हो तो हांगकांग में छप के बाहर आती है ना, चाइना में तो कहाँ कोई छाप देगा भाई। वो छापे, चाइना में व्हाट्सएप है नहीं दोस्तों, वीचैट। आप वीचैट में कुछ लिखिए अगेंस्ट, अगले दिन पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। आपका ना एक ओवरऑल रेटिंग जो होता है वो कम हो जाएगा। अब कहीं घूमे, अरे कहीं घूमना छोड़िए, घूम भी नहीं सकते, कहीं बुकिंग नहीं, कहीं नहीं जा सकते, देश में ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों 1968 आते आते माओ को रियलाइज हुआ कि अरे गड़बड़ हो रहा है। ये ना कल्चरल रिवॉल्यूशन, मतलब ये जो ना हमने जो एफर्ट ये जो किया हुआ है गलत हो रहा है। और इसके चलते जो इन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन, तो लोगों में या इतने सारे लोगों को, लेकिन कैसे मनवाएं, कैसे मनवाएं? आप सोचिए, आज आपको लगता हो कि इतने सारे यंग लड़के लड़कियों को कैसे मनाया होगा माओ ने यार, कि एक्सट्रीम कम्युनिकेशन स्किल है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। माओ ने कहा कि ना यार, हमको समाज को पर्ज करने की, साफ करने की जरूरत है, हमको लोगों को रीएडुकेट करने की जरूरत है। इसके अलावा लोकल पुलिस को इन्होंने बोला कि सुनो जी, ये जितने भी लोग जो है ना, ये जो लड़ रहे हैं, ये जितने भी लोग जो समाज को साफ कर रहे हैं, ये तो माओ का नैरेटिव है, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ अगेंस्ट इनके नहीं करोगे दोस्तों। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या ही करेगा, कोई पुलिस आर्मी कोई कुछ नहीं, क्योंकि माओ ने बोला कि मेरी तरफ से तो फ्री हैंड है, मेरी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री हैंड है। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया, माओ के कहने के चलते यहाँ पे सारे के सारे ये एब्सोल्यूट मिलिट्री डिक्टेटरशिप, माओ जो बन गए थे एब्सोल्यूट मिलिट्री डिक्टेटर बन चुके थे इस टाइम पे। और लोगों का एक एक्सट्रीम, जिसको भले इनका कहना ये था कि तो एक सोशलिस्टिक तरीका हम लोगों को रीएडुकेट कर रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। बस बेसिकली हुआ था 1969 में एक 3-in-1 कमेटी बनाई गई थी दोस्तों। ये 3-in-1 कमेटी सारी की सारी चीज़ों को चला रही थी उस टाइम पे। 1969 की बात है, एक बना जो 3-in-1 कमेटी। सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं दोस्तों।
सारे के सारे दोस्त मेरे साथ चल रहे हैं। व्हेन डिड द रेवोल्यूशन एंटर द नेक्स्ट फेज? अब दोस्तों चलते हैं अगले फेज में। अगले फेज में ऐसा क्या हो रहा है, अगले फेज में ऐसा क्या हुआ? माओ का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप इस नैरेटिव से समझ जाएंगे, और वो ये है, द वीड्स ऑफ सोशलिज्म आर बेटर देन द क्रॉप्स ऑफ कैपिटलिज्म। वीड्स तो आप जानते हैं, द वीड्स ऑफ सोशलिज्म आर बेटर। कहीं पर भी आप देखेंगे नहीं ना माओ को कम्युनिज्म कम्युनिज्म बोलते हैं, सोशलिज्म के बिगड़े हुए स्वरूप को हम बोलते हैं कम्युनिज्म। ठीक है दोस्तों धीरे 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 चीजें नॉर्मल की तरफ हो रही थी। धीरे 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 ना इकोनॉमिक रिबिल्डिंग की तरफ लोग ध्यान देना शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक वर्ड बोला दोस्तों, 3-in-1 कमिटी। अब ये हो गया था कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एब्सोल्युटली डिफेक्टो क्या बोलना चाहिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास देखिए हमेशा से पीएलए जो चाइना की आर्मी है उनको एक बताया जाता है कि देखो जी आपको ना जैसे हमारे देश में आर्मी को क्या कहा जाता है कि आपको देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना है। लोग आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी जाएंगी। चाइना में पीएलए को जानते हैं क्या कहा जाता है? चाइना में पीएलए को कहा जाता है कि सुनो जी, कम्युनिस्ट पार्टी को जिंदा रखना है। फर्क देख रहे हैं आइडियोलॉजी में? तो कम्युनिस्ट पार्टी वो है जो देश में ग्रोथ लाएगी, ये वो है जो देश को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों मतलब चाइना में पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो उनकी आर्मी है, उनका मैंडेट ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी को उनको जिंदा रखना है। खैर चीजें धीरे धीरे नॉर्मल करते जा रहा है, हमको मस्त तरीके से आगे बढ़ते जाना, ये वाली फिलॉसफी थी। अब इस वक्त पे दोस्तों आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में जो अलग अलग लोग थे, द पार्टी कमांड्स द गन, ये लैंग्वेज देखिएगा, ये पीएलए को बोला गया है, द पार्टी कमांड्स द गन एंड द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी। इसी से देखिए पीएलए की गुलामी आपको समझ में आ जाएगी। मैं किसी भी दुनिया, किसी भी आर्मी को, हम सब अपने आर्मी के लिए क्या बोलना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चाइना की आर्मी के लिए चाइना के लोग ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन ये आप मैंडेट को पढ़िए, मैं और आर्मी के बारे में नहीं बोल रहा, आप इस मैंडेट से समझ में आ जाएगा आपको। सीसीपी के अंदर पीएलए काम करती है, चाइना की जो आर्मी है वो सीसीपी के अंदर काम करती है, न कि अदर वे अराउंड। द पार्टी कमांड्स मतलब द सीसीपी कमांड्स द गन, मतलब जो इनकी आर्मी है पीएलए, एंड द गन मस्ट नेवर बी अलाउड टू कमांड द पार्टी। ऐसा आर्मी थोड़ी बताएगी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है। दोस्तों इस वक्त पे क्या हुआ, ये सब कुछ चल रहा था। 1972 में माओ की हेल्थ खराब होती, माओ की मृत्यु नहीं हुई, माओ भी जिंदा है, 4 साल बाद मरेंगे। अभी 1972 में इनकी हालत खराब होती और ये पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से कम एक्टिव हो जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा, अभी सब साथ चल रहे हैं, मेरे मस्त तरीके से मेरे साथ चल रहे हैं ना दोस्तों। एक्टिव पॉलिटिक्स से पीछे हो जाता है। अब दोस्तों इस वक्त पे क्या हुआ था, एक प्रीमियर है, डेन जॉबिंग का नाम हम लोग हमेशा लेते हैं, लेकिन एक प्रीमियर का नाम हम लोग कम लेते हैं। मतलब दुनिया में तो खैर हम लोग यार जो चाइना के बाहर के लोग, उनकी बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जियो एन लाई, मैं फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ आपको। तो जियो एन लाई ये रहे, जो माओ के साथ खड़े हैं। सिर्फ कैसे पता चला कौन जियो एन लाई है? ये माओ है, जो बच गए वही है और क्या। जो जियो एन लाई है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये 2nd नंबर की पोजीशन पे थे। ये एक ना बहुत ही प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल टाइप के आदमी थे। ये बिलीव करते थे मॉडर्नाइजेशन पे, ये बिलीव करते थे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पे, ये बिलीव करते थे प्राइवेटाइजेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे दोस्तों। और इन्होंने ये समझ लिया था कि भाई साहब मैं माओ को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दिन मैंने माओ को क्रिटिसाइज किया ना, लोग मेरे अगेंस्ट रहेंगे और इतना फोड़ेंगे ना। इन साहब के बहुत ही सिमिलर आइडिया था डेन जियाओपिंग का दोस्तों। और यही कारण था कि इनको हमेशा से लगा था कि मैं अगर माओ को क्रिटिसाइज किया, इस कल्चरल रिवॉल्यूशन मुझे भी निपटा देंगे। तो इन्होंने अपने आप को ना बहुत ही क्या बोलना चाहिए, कल्चरल रिवॉल्यूशन से थोड़ा दूर रखा था, हमेशा न्यूट्रल बातें करते थे, क्लोज एसोसिएट थे माओ के, इसलिए निपटे नहीं थे, बचे हुए थे। ठीक है दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जियो एन लाई जो है, जियो एन लाई साहब का, जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि मॉडर्नाइजेशन पे बिलीव करते थे, रियलिस्टिक आदमी थे, प्रैक्टिकल आदमी थे, ग्रोथ पे बिलीव करते थे। 1972 से 76 तक के दोस्तों एक अलग ही तरह का ना सीसॉ टाइप का देखने को मिला। कैसे? माओ की जो धर्मपत्नी थी माओ की जो धर्मपत्नी दोस्तों, उनका नाम था जियांग क्विंग। मैं पीछे तस्वीर रखा हुआ देखिएगा, ये रहे माओ की वाइफ, जिनका नाम था जियांग क्विंग, लिखा भी है नाम जियांग क्विंग। और ये रहे माओ, और ये है तुम्हारे आपके जियो एन लाई। दोस्तों
जो माओ की वाइफ थी उनकी विचारधारा एग्जैक्टली माओ की तरह थी, मतलब एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल, और इनका विचारधारा थी वो ग्रोथ ओरिएंटेड थी। 72 में माओ की तबीयत खराब होती है, 76 में माओ की मृत्यु हो जाती है। इन 4 साल तक के इन दो फिलोसफीज का भयानक टसल देखने को मिला। इस टाइम पे दोस्तों जो जियांग क्विंग साहिबा है, मतलब माओ की वाइफ जो है, इनके खासम खास राइट हैंड बोलना चाहिए एक व्यक्ति थे, इनका नाम था हुआ गुआफेंग। ये रहे हुआ गुआफेंग। इनको बनाया गया था एक्टिंग प्रीमियर, कुछ ही वक्त के लिए था, और बाद में 1976 में माओ की मृत्यु हो गई थी। यहां तक कि मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और यहां पे जब माओ की मृत्यु हो गई थी, तब माओ की मृत्यु के बाद जो माओ की वाइफ और उनके अलावा इनके 3 खास और लोग, ये 4 लोग, इनको कहा गया गैंग ऑफ 4। अब आप देखिए दोस्तों, कम्युनिज्म में कोई किसी का सगा नहीं होता है ना, इनको बोला गया गैंग ऑफ 4। 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों, जो जियांग क्विंग साहिबा, उनके 3 खास लोग और हैं, 1 महीने के अंदर अंदर इनको पकड़ा गया और इनके साथ भी वही किया गया, लोग के साथ इनको भी फोड़ा गया एकदम। और दोस्तों यहां से इसके ठीक बाद माओ की मृत्यु होती है 1976 में। माओ की मृत्यु के बाद इन 4 को, जिनको बोला गया गैंग ऑफ 4, इनको लटका दिया गया। और दोस्तों इसके बाद से चाइना की एक इकोनॉमिक मिराक्युलस जर्नी शुरू होती है, और यहां से फिर चाइना राइज करता है। जो मैंने गैंग ऑफ 4 आपको बताया, इन 4 को भी निपटा दिया गया था। आपको बोर तो नहीं किया? थोड़ा सा ज्यादा अंदर तो नहीं चलेगा अपन लोग इसमें, है ना? मैं तो प्रीमियर अभी को सब कुछ मैंने बताया नहीं, तो ऐसे ऊपर ऊपर से ही रखा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको शायद मजा आया होगा मुझे, लेकिन बताना ना वीडियो में आपको मजा आया कि नहीं। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए दोस्तों। तो अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माओ को, अगर माओ की लेगेसी को अपन देखें, तो माओ चाइना को कहां लेके चले गए? अच्छा बुरा क्या किया इन्होंने? दोस्तों चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बनने, सीपीसी के बनने का क्रेडिट जाता है माओ को, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं। 1919 में इन साहब ने भी जो किताब पढ़ी थी, मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ी थी, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लाइब्रेरियन थे वैसे, बाय द वे माओ जो है वो लाइब्रेरियन थे। और 1919 में इस तरह से चाइना की जो इनकी 1919 में सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। दोस्तों फिर हम लोगों ने देखा 1966 से लेकर 1976 चाइना का जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था वो आता है भाई। कम्युनिस्ट पार्टी ये बन गई 1919 में, और उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से कल्चरल रिवॉल्यूशन चाइना में आता है। एक तरह से सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चाइना बनता है 1949 में, और जब 1949 में चाइना बना था, तो ये साहब जो थे, इन्हीं का नाम मेरे ख्याल से आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये है चियांग काई शेक, जो बाद में जो केएमटी यहाँ पे हाँ ये लिखा हुआ केएमटी, क्यू मिंटांग, जो बाद में भागते हैं और जिस टापू में भागते हैं उसका नाम था ताइवान। अभी तो चलो फिर भी दुनिया जो है ताइवान को मानती थी। ये मैंने नहीं बनाया, मुझे गूगल इमेजेस में मिला, बढ़िया लगा इमेज से मैंने लगा दिया। अगर किसी ने बनाया होगा तो उसके लिए थैंक यू, मुझे पता नहीं किसने बनाया एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा है एरिया कंट्रोल, फॉरेन सपोर्ट, डोमेस्टिक पॉलिसी, पब्लिक सपोर्ट, मिलिट्री, देख सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। सदर्न चाइना, वो टापू में भाग गए ताइवान। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब वेस्ट का सपोर्ट, कैपिटलिज्म, सपोर्ट फ्रॉम द वेल्दी लैंड ओनर्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जमींदारों को इतना फोड़ा गया था ना चाइना में, और वो जो जमीन रखते थे लोगों को बांट दिया गया था। इनएफेक्टिव, करप्ट एंड पुअर, इसमें कोई डाउट नहीं, करप्ट थे लोग। फिर ये यहां से जाते हैं ताइवान, ताइवान में अगले 50 साल तक राज करते हैं, और फिर ताइवान में एक सरकार आती है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और उसी से निकल के आई है उनकी राष्ट्रपति साहिबा, क्या नाम है मैडम का, साई इंगवेन, वो अपन कभी और बात करेंगे। खैर, तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। तो 1949 में इस तरह से चाइना बनता है। यकीन मानिए दोस्तों, माओ अपने आप को जो पोर्ट्रेट करवाते हैं, लोग पोर्ट्रेट करते हैं जो भी इधर वेज, वो था ग्रेट सेवियर। ये वो व्यक्ति है भाई जो चाइना का ग्रेट सेवियर है, ये वो व्यक्ति जिसने चाइना को बनाया है। एब्सोल्यूट सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था हमारा यार। ये ना मतलब हम लोग जापानीज पावर, वेस्टर्न पावर ने इतना ह्यूमिलिएट किया था हमको, और उस सारे के सारे डीमन से हमको निकालने वाला एक ही आदमी है, और वो है माओ जेडोंग, माओ से तुंग। और इसी के चलते ये बहुत शुरुआती दिनों से शुरू है दोस्तों। मैंने आपको बोला ना, जितने भी डिसलॉयल लोग थे समाज में, उनको उठा के पटक दो। जितने भी लोग स्कूल्स, कॉलेज, जो ये जो धार्मिक स्थल है उनको डिस्ट्रॉय कर दो। जो जमींदार हैं उनसे जमीनें छीन लो और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कलेक्टिवाइजेशन मैंने आपको बताया दोस्तों, खेतों को इकट्ठा कर दो, जमींदारों से जमीनें छीन लो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोग मिलके खेती करेंगे, लोग मिलके काम करेंगे। ये दोस्तों इतिहास में जो भी क्या बोलना चाहिए, जो
विचारक हैं, जो ग्रेट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कहा कि इसके बाद जब माओ आए 1949 में से लेकर 1976 उनकी जो डेथ हुई, माओ इज ऑल्सो अकाउंटेबल, रहे होंगे वो ग्रेट सेवियर, वो आप सोचिएगा, लेकिन माओ हैज बीन इक्वली अकाउंटेबल फॉर मेनी ऑफ द मैन मेड डिजास्टर्स, क्योंकि दोस्तों इतने सारे लोगों की मृत्यु, जो भूख से मर गए लोग, दोस्तों कई हजारों लोग। आपको एक मजेदार घटना सुनाता हूं दोस्तों, चाइना में क्या हुआ था। यहां लिखा हो 100 फ्लावर्स कैंपेन 1956 में। आपको एक बात आता हूं, सुनिएगा। 1956 की बात है दोस्तों, चाइना में देखिए, मैंने आपको बताया कि 1949 में ऑलरेडी कुछ नहीं तो भी मेरे ख्याल 45 लाख लोग हैं जो ऐसे मेंबर्स थे, कई लाखों लोग थे जिनको या तो उठा के पटक दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, बीच चौराहे पे फोड़ा गया, लटका दिया गया, ऐसा बहुत कुछ हुआ, नहीं, ताकि लोग एकदम एक्सट्रीमली लॉयल रहें कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। अब ये वाली चीज़ सुनिएगा दोस्तों। अच्छा, बाय द वे, ये वो टाइम भी था जब कोरियन वॉर भी चल रहा, नहीं। अब ये 100 फ्लावर्स कैंपेन क्या था जो 1956 में शुरू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये, माओ ने बोला लोगों को कि सुनो ना यार, अपने काम करते हैं ना। सर क्या? फ्री एक्सप्रेशन है, मतलब तुमको लगता है क्रिटिसाइज करना है सरकार को, क्रिटिसाइज कर दो, तुम कुछ भी बोलना है बोल दो। क्या बात कर रहे हैं सर, सही में? हाँ, लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लोगों ने बढ़ चढ़ के बोला सरकार के अगेंस्ट। माओ ने बोला यही तो मैं चाहता था जी। सुनो भाई, ये जितने भी लोग हमारे अगेंस्ट बोले इनको पकड़ो, सब फिर अवार्ड दें इनको। तो इतना मारो ना, इतना सुझा दो एकदम धपाधप। यकीन मानेंगे दोस्तों, एक कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूं। सर क्या कंजर्वेटिव नंबर? ऐसा कहा जाता है 5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रोसिक्यूट कर दिया, 5 लाख से ज्यादा। और ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूं यार मैं। कई लाखों लोगों को प्रोसिक्यूट कर दिया गया था। मैंने आपको उसके बाद बताया दोस्तों, 1958 से लेकर 1961 जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था कि यार हमको ना मस्त तरीके से आगे बढ़ना है। खेतों को हमने लेके, जमींदारों से लेकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन खेतों में कलेक्टिव फार्मिंग करना है ताकि ना देश में एकदम गजब तरीके का फूड अवेलेबल हो जाए। मैंने आपको बोला एक आइडियल वर्ल्ड में सही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों, ये ब्लास्ट फर्नेसेस बना के आप लोग दिन रात, सबको टारगेट्स दिए गए थे दोस्तों, और टारगेट नहीं पूरा कर पाने पे उसकी सजा थी। यही था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इतने सारे टैक्स टूक्स ये वो पता नहीं क्या क्या लगा दिए थे दोस्तों। सोचिए, देखिए दोस्तों, 1949 में माओ को इन्होंने कहा था कि सर आप हैं वो जिन्होंने हमको ह्यूमिलेशन से निकाला। दोस्तों कहा जाता है कि इस वक्त पे कुछ नहीं तो भी 3 करोड़ से 4 करोड़ लोग कम से कम तो भूख से ही मर गए। कई लाख लोग जो थे बेघर हो गए। जो कल्चरल रिवॉल्यूशन है दोस्तों 1966 से 76, आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप आज के चाइना को डिसाइड कर पाए क्या होगा। दोस्तों 1966 से लेकर 1976 में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन आया, बेसिकली इसमें यह था कि जितने भी लोग मेरे अगेंस्ट, माओ ने बोला सबको फोड़ो, और यहां से रेड आर्मी, रेड गार्ड, रेड ऑगस्ट, आपको सारी की सारी कहानियां मैंने बताई, राइट दोस्तों। इसके बाद जो एक और चीज आती है, इसके बाद जो एक और मेजर इंसिडेंट होता है, उन्होंने द लिटिल रेड बुक का डिस्ट्रीब्यूट करा, वो सब मैंने आपको बता दिया। राइटिस्ट लोग जो है, ये एंटी सोशलिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी तुम लोग हो, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, इन सबको फोड़ो, नहीं। अब दोस्तों बात एक और आपको मजेदार घटना बताता हूं। दुनिया को कानो कान खबर नहीं दोस्तों, एकदम सुमड़ी में यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति निकलते हैं, उनका नाम था रिचर्ड निक्सन। पीछे देखिए तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं किसी कारण नाराज लग रहा है। तो दोस्तों ये सब रिचर्ड निक्सन साहब है। रिचर्ड निक्सन एक्चुअली इस वक्त पे क्या होता है कि चाइना और यूएसएसआर, चाइना सपोर्ट करता था यूएसएसआर को, तो दुनिया के 2 खतरनाक, मतलब जबरदस्त तरीके के ताकतवर कम्युनिस्ट राष्ट्र इकट्ठे हो गए थे। यूएसए ने सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं पट जाएगी दुनिया, तो हमको ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चला, सुमड़ी में निकल गया रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति बनने की भी कहानी, मुझे पता नहीं वीडियो कितना बड़ा हो गया, लेकिन देखना, अगर देख पाओगे तो पूरा देखना प्लीज। रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति बनने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पहले वियतनाम का युद्ध मतलब चल रहा है। वियतनाम के युद्ध के वक्त पे जब यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हुआ था, आपके एज के लड़के लड़कियों ने प्रोटेस्ट कर दिया था व्हाइट हाउस के सामने। किसको कहां भेज दियो जी? ओ सो सॉरी, ओह माय बैड। कहां किसको भेज दियो आप लोग? हमारे देश के लोगों को आपने कहां भेज रखा है? माय बैड यार, सो सॉरी। तो हमारे देश के लोगों को, फौज के लोगों को कहां भेज रखा आपने? तो रिचर्ड निक्सन ने बोला था मुझे एक कंडीशन पे वोट करो, और वो कंडीशन क्या है? आप मुझे वोट करो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि वियतनाम से हमारे देश के फौज के लड़के लड़कियों को लेके आऊंगा। और लोगों ने उनको गजब तरीके से वोट किया था, इस तरह से राष्ट्रपति बने थे। और फिर बाद में वियतनाम से यूएस भागा था। यूएस तो बोलता है कि मैं शांति करवा के आया था, लेकिन दुनिया को पता है कि यहाँ से जब लोग भागे थे यूएस, तो फिर उसके बाद से तो पूरा वियतनाम कन्वर्ट हो गया ना कम्युनिस्ट। खैर
तो रिचर्ड निक्सन किसी को पता चला नहीं, गए चाइना से मिले। दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, अचानक ताइवान को पता नहीं चला, क्योंकि इसके पहले से तक के ताइवान को यूएस रिकॉग्नाइज करता था, कुछ पता ही नहीं चला ताइवान को बेचारों के साथ हुआ क्या। ताइवान दोस्तों वो था ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स का जो आप बोलते हैं परमानेंट मेंबर, बेचारा ताइवान हुआ करता था, कुछ ही महीने में ये हो गया कि वो चाइना बन गया। दोस्तों अब आप मुझे बोलेंगे जब इतना बुरा हो चुका है सब, तो फिर चाइना राइज कैसे किया। दो और पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों, एंड दैट विल बी इट। मुझे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मतलब काफी देर तक बोल चुका हूं, ज्यादा कि नहीं होता आप डिसाइड करना। हु रियली ट्रांसफॉर्म चाइना। दोस्तों एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेन जियाओपिंग, जिन साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका एक स्टेटमेंट मुझे काफी इंप्रेसिव लगता है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और उन्होंने ये कहा, जिस दिन हजारों हजार चाइनीज स्टूडेंट्स जो बाहर हैं देश के, जिस दिन अपने देश में वाकई वापस आ जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि हमने चाइना को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दोस्तों माओ के टाइम पे एक समय ऐसा था जब डेन जियाओपिंग को जेल हो गई थी। डेन जियाओपिंग को यह बात पता थी कि भाई मैं ना माओ के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, तो इन्होंने कभी भी माओ को विलनस पोर्ट्रेल नहीं किया। इन्होंने हमेशा ये कहा कि ये वो व्यक्ति जिन्होंने एक चीज समझा, मुझे देश को ग्रो करने के लिए दो चीज करना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को ओपेक रखना पड़ेगा और जो हमारी इकोनॉमी है उसको कैपिटलिस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नया वर्ड इन्होंने काम यूज में लाया और वो था मार्केट सोशलिज्म। ये एक नया तरीके का वर्ड था दोस्तों, जो आज आप देखते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, जो आज की तारीख में बिजनेस और एंटरप्राइजेस को बीजिंग और शंघाई में देखते हैं, ये सब उसी मार्केट कैपिटलिज्म का नतीजा है, जिसके कारण जो डेन जियाओपिंग जिस रिवॉल्यूशन के पार्ट थे। और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय जो माओ के टाइम पे मेरे ख्याल $300 कुछ हुआ करती थी, एकदम गजब तरीके से एस्केलेट की दोस्तों, गजब तरीके से ना लोगों ने पैसा बनाना शुरू किया दोस्तों। जब इसलिए मॉडर्न चाइना का जो मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है वो इन साहब को ही कंसिडर किया जाता है। दोस्तों डेन जियाओपिंग साहब ने इनके 4 प्रिंसिपल से, उसमें से ये एक पर्टिकुलर लाइन बहुत फेमस हुई थी। ये लाइन शायद आपने भी काफी सुना होगा, हालांकि काफी लोग बोलते हैं पता नहीं इन्होंने ये बात बोली है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये बात इन्होंने बोली है कि नहीं, लेकिन कहा तो जाता है कि इन्होंने ही बोला है। हालांकि क्वेश्चनेबल है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि शायद इन्होंने नहीं बोला है। बिल्ली का कलर मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज वो माइस को, मतलब चूहे को कैच कर सकती है। इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। मतलब एंड फुलफिल हो रहा है रिगार्डलेस कम्युनिज्म में, कैपिटलिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज जो इन्होंने कहा, इट इज ग्लोरियस टू बी रिच। पैसा होना इज रियली ग्लोरियस, और अगर ऐसा होने में इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर कुछ लोग अमीर बन जाते चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये थोड़ी सी कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी लग रही है दोस्तों? क्या आज यूके में ट्रिकल डाउन इकोनॉमी नहीं बोलते लोग? क्या यही चीज नहीं चल रही यूके में? यूके जो बोलता है कि ठीक है ना, देश के कुछ लोगों को पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो धीरे धीरे ट्रिकल इफेक्ट होगा, नीचे के लोग अमीर हो जाएंगे। आज तो खैर यूके के बेचारों के वो तो नहीं बचेगा। यूके को आज नहीं तो कल वापस जाना पड़ेगा उसमें दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में। आप देखना, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन ये क्या पूरी तरह से कैपिटलिस्ट फिलॉसफी का आपको इसमें झलक नहीं लग रही है? तो दोस्तों ये सब इनकी फिलॉसफीज ना बहुत ज्यादा कॉमन थी। आपको माओ एक ही जैसे लगेंगे और वैसे शी जिनपिंग लगेंगे, डेन जियाओपिंग के एब्रेशन लगेंगे, और माओ और डेन को जब मिलाएंगे तो बनेंगे शी जिनपिंग। देखते हैं दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेन जियाओपिंग वो व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा कि दुश्मन से डायरेक्ट नहीं लड़ना है जी, डायरेक्ट नहीं, छुप छुपा कर लड़ना है। गुरिल्ला वॉरफेयर में लोग हुआ ना माहिर हैं। तो दुनिया मतलब ना, ये पढ़िएगा दोस्तों, इसको अपने इंटेंशंस को काम कंपोज रखना है, दुनिया को बताना नहीं है। एकदम खतरनाक फॉरेन इनकी फॉरेन पॉलिसी का ये जो क्या कहते हैं डीएनए, वो यही है दोस्तों। अपने इंटेंशंस को काम, सिक्योर, कंपोज रखना है, दुनिया को बताना नहीं है, अपने इंटेंशंस के बारे में किसी को बताना नहीं है, ज्यादा एकदम ऐसा सुमड़ी में रहना है, चुपचाप रहना है, और फिर एकदम से कुछ अटैक करना है। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मानने वाले व्यक्ति थे डेन जियाओपिंग। और आज की तारीख में जो चाइना का मॉडर्न आर्किटेक्ट इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेन जियाओपिंग के चलते चाइना इतना ग्रो किया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली ट्रू लीडर ऑफ चाइना। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि चाइना में लोग और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को आने देंगे, या पीएलए का भी चाइना में इतनी ताकतवर बन जाएगी, नहीं, पीएलए को तो हमारे अंडर ही काम करना है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों ये सारी की सारी चीजें। हाउ लार्ज इज द लेगेसी ऑफ माओ ज़ेडोंग। और यहाँ पे आप पीछे फोटो देखिएगा दोस्तों, टाइम मैगजीन की, पीछे माओ और ये रहा शी जिनपिंग। अब दोस्तों ऐसे प्रोटेस्ट जैसे आज हो रहे हैं, ऐसे थियानामेन स्क्वायर में भी हुए। 2019 में 70 साल हुए चाइना को, ऐसे थियानामेन स्क्वायर में भी हुए जब यकीन मानिए जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हैं, यकीन मानिए बैटल टैंक उतार दिया था चाइना में। बैटल टैंक किसको बोलते दोस्तों? आज की तारीख में डेमोक्रेसी में लोगों को कम से कम अपनी बात कहने का अधिकार तो है, कंडीशन अप्लाइड है यार। उसमें भी देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और एब्सोल्यूट राइट होना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि बोलने का मतलब एक इंसान को जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है एट द वेरी सेम टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करना चाहिए, जहां पे दोनों आएंगे तब आप कुछ भी बोलिए, लेकिन इस अकाउंटेबिलिटी को लेके कि मेरे बोलने से शायद कई लोगों का दिल टूट सकता है, कई लोगों को कोई बातें खराब भी लग सकती हैं, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते शायद ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज होती होंगी। हमारे देश में जिस लिटरेचर को मैं और आप हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं, धर्म का मतलब ड्यूटीज ही होते हैं दोस्तों। धर्म का मतलब रिलीजन कभी रहा ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में हमेशा हम लोग धर्म प्रधान बोलते हैं, ड्यूटी जो हमारे डीएनए में है वो ड्यूटीज है। खैर वापस आता हूं उसमें, तो तियाननमेन स्क्वायर में जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने बैटल टैंक सीधे उतार दिया और क्या इन्होंने बोला ये वो दोगले लोग हैं। क्या शी जिनपिंग साहब के अगेंस्ट जब इनके यहाँ पे पॉलिटिकल जो इनके सीसीपी में कुछ लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, जो इनकी लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, क्या शी जिनपिंग साहब भी कुछ इस तरह की चीजें करेंगे क्या दोस्तों? खैर ये निकल गया, आखिरी का टाइमर ये निकल गया। खैर तो क्या शी जिनपिंग साहब भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं? शी जिनपिंग साहब बने राष्ट्रपति 2013 में और उसके बाद 2018 में दोबारा बन गए। और आज के तारीख में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो फैसला आ चुका होगा कमेटी का, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कमेटी है कि ये राष्ट्रपति फॉर एवर रहेंगे कि नहीं। दोस्तों ये वो व्यक्ति जिन्होंने ये कहा कि क्यों ऐसा सुमड़ी में क्यों रहना है, जैसा डेन जियाओपिंग बोलते थे, क्यों रहना है, क्यों चुप करके रहना है? आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कीजिए, अपने दमखम को, अपने लोहे को दुनिया में मनवाइए। ये शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग ने कहा कि हाइपर नेशनलिज्म सबसे ऊपर होना चाहिए, देश में सबसे पहले कौन आना चाहिए? देश आना चाहिए, लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेन वॉश कर दो लोगों का, और जो नहीं मान रहा है उठा के पटक दो, जेल बंद कर दो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कर दो। और यही कारण है दोस्तों, अपने डॉक्ट्राइन्स में यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा रशिया से बड़ी ताकत जो मांगता है, रशिया से बड़ा एडवर्सरी जो मांगता है, वो हमेशा चाइना को मानता है। आज जब हम बोलते हैं पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट इंडिया है, देयर इज अ रीजन फॉर दिस दोस्तों। हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक परिवार है। जो आज वेस्टर्न पावर ये कहते हैं कि आने वाले आप देखिएगा कुछ ईयर्स में इंडिया जो एक लीडर बन के उभरेगा, क्योंकि हम इस तरह की फिलॉसफी से बिलीव नहीं करते कि इसकी जमीन कब्जा लो, उसकी जमीन। हम बोलते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंस। आप ये बताओ, आप और हम दोनों मिलकर कैसे ग्रो करें? हम भारत इसके बारे में बात करते दोस्तों, हम इसके बारे में बात नहीं करते दोस्तों कि यार इसको कब्जा दो, उसकी जमीन को कब्जा दो। तो आज शी जिनपिंग साहब के पास क्या डिलेमा होगा? शी जिनपिंग साहब के आने के बाद से आप देखे होंगे अभी तक के चाइना में इतनी तो आप कोई चीज देखे नहीं होंगे। तो आज की तारीख में लोग कहते हैं कि यार माओ की तरह ही एकदम सिमिलर है शी जिनपिंग, लेकिन डेन जियाओपिंग से काफी ऑपोजिट है, क्योंकि आज का चाइना अलग है। आज का चाइना वो चाइना है जिसके पास सुप्रीमेसी, ताकत है, इकोनॉमिक वेल्थ है, पैसा है। तो शी जिनपिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने का जो मेन कारण है वो है, क्या उनकी सीसीपी नाराज नहीं? बिल्कुल सीसीपी के काफी प्रोमिनेंट लीडर्स नाराज हैं। लोग नाराज नहीं, बिल्कुल काफी सारे। अब ये देखना है कि ये जो लोग नाराज हैं इनको वाइप आउट कर देते हैं, सीसीपी के वो कुछ लोग जो इनके अगेंस्ट उनको वाइप आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएलए और नॉट। दोस्तों यहां पर जो भी होगा वो शी जिनपिंग साहब के करियर और आने वाले वक्त में चाइना की लीडरशिप किस तरह से चेंज होगी वो डिसाइड करेगा। अगर शी जिनपिंग साहब रह गए प्रेसिडेंट फॉर एवर तो यहां से चाइना और हाइपर नेशनलिस्टिक हो जाएगा। आज इसके बाद से पीएलए और बुरी तरह से चाइना का ही मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर हो जाएगी, और यहां से एक व्यक्ति की विचारधारा देश की विचारधारा बन जाएगी। सीसीपी में इसके पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो फर्जी होती हो सब तो, लेकिन फिर भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ लोग जो टॉप के लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिस्कशन होता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। हालांकि वेन जियाबाओ एंड हु जिनताओ, आप ढूंढिएगा ये लोग कौन है, वो है अभी इनके अगेंस्ट में, वेन जियाबाओ एंड हु जिनताओ। देखते हैं क्या होता है अभी शी जिनपिंग साहब का, विल ही बी प्रेसिडेंट फॉर एवर और नॉट। दोस्तों यही था हम लोग का आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन वर्दी लगा होगा। मुझे पता नहीं कितने लंबा हो गया सेशन, शायद बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन एक बार देखिएगा और एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपना शेयर कीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही बताइएगा, नहीं लगा हो तो ही बताइए, कोई बात नहीं। उसमें एक सेशन दोस्तों, नेक्स्ट सेशन जो हमारा आ रहा है वो 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स में बहुत ज़्यादा कवर ये गेट के एप्टीट्यूड में किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर है, और मैं सेशन बाय सेशन उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं, 60 to 90 मिनट्स का सेशन रहता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, और नहीं अच्छा लगा हो तो ही बताइएगा। ये शॉर्ट वीडियोस आप ही लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये मैंने वो सेशंस जो पहले लिए हुए हैं तो उसमें वोकैब से लेके बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको काम आएंगे, वोकैब वगैरह भी काम आएगा। दोस्तों मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि किसी और के विचार आपकी तकदीर नहीं बनने चाहिए। हम में, आप में, हम सभी लोगों के अंदर दोस्तों हनुमान जी होते हैं।
जिस दिन आपको ट्रस्ट होता है ना वो बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों से ना ब्रेन वॉश मत होइएगा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फिलोसफीज बहुत आती हैं। तो लेकिन दुनिया की अलग अलग फिलोसफीज को पढ़िएगा, अपनी खुद की रियलिटी बनाइएगा, कुछ चीज़ें ऐसी अपने खुद के फिलोसफीज बनाइएगा। हो सकता है ग्रेजुअली उम्र में जब ग्रो करेंगे तो फिलोसफीज आप कुछ फिलोसफीज को रिजेक्ट कर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। किसी फिलोसफी को डायरेक्ट बाय मत कीजिएगा। ये दुनिया तो एक इल्यूजन है। दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा स्टेज्ड इन अ ड्रीम, आई एम एंजॉयिंग द शो, वेक मी अप टुमारो। दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये रहता है कि ना जो बातें मैंने आपसे अभी कहा ना कि आप एक फ्री थिंकर बन पाए, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहता है। इसलिए मैं इस तरह के सेशंस, आप लोगों के लिए किताब का रिव्यू बहुत सारे कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जो भी ले सकूँ। अनअकैडमी के ऐप पे जाइएगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कर लीजिएगा, कंसिडर कर सकते हैं इसको भी आप। अनअकैडमी के ऐप पे मैं बहुत सारे सेशंस ऐसे लेता हूँ जो काफी लोगों के लिए फ्री होते हैं। 2 बैचेस मेरे ऑलरेडी चल रहे इस तरह के दोस्तों, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप MECH के हैं या फिर CSIT के हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक बैच और लेके आऊंगा अभी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जनरल एप्टीट्यूड कवर करेंगे। अभी एकदम लेटेस्ट बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। तो ये सारे के सारे स्पेशल क्लास है। अभी अनअकैडमी फ्री 7 डेज का ट्रायल चल रहा है, वहां पर भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और मस्त तरीके से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, सुपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप में आप जाएंगे और या वेबसाइट में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसका पूरा बेनिफिट उठाइएगा। एक से एक चीजें आपको मिलती हैं। तो ऐसे नए नए बैचेस जो स्टार्ट होते रहते हैं अनअकैडमी में, जब ब्रह्मास्त्र हो गया, गुरुकुल हो गया, इंडिया के, आपको एक से एक बेहतरीन फैकल्टीज मिलेंगे। कैसे ज्वाइन करते हैं सर? यार देखो क्या होता है, प्लस या आइकॉनिक कोई भी आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, पर्सनल कोर्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। ये वाला कोड आप यूज कर सकते हैं। जो लोग अभी एग्जाम देने वाले होंगे वो ये, और जो अगले साल या उसके अगले साल देने वाले होंगे ये यूज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। तो मुझे बताइएगा जरूर ये सेशन आपको कैसा लगा। जाने अनजाने मैंने कोई भी ऐसी बात बोली से आपके दिल को हाथ पहुंचे तो उसके लिए अपॉलॉजीज। यही था हमारा आज का सेशन। मुझे जरूर से बताना आपको आज का सेशन कैसा लगा, और क्या बहुत लेंथी लगा, बहुत शॉर्ट लगा, क्या लगा आपको, क्या लगता है क्या शी जिनपिंग साहब वाकई में रहेंगे प्रेसिडेंट फॉर एवर? फिर से मिलते हैं दोस्तों एक दुनिया के किसी और इवेंट के साथ, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को। मैंने ऐसा सोचा है, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को धीरे धीरे आपके साथ कवर करूंगा, या वर्ल्ड हिस्ट्री से करंट सिनेरियो का एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए आपके साथ बात करूंगा। ऐसे इवेंट जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन जिसने दुनिया को पलट के रख दिया, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तित्व जिसने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया, बदल के रख दिया, ऐसे अलग लोगों के बारे में मैंने सोचा था आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मुझे आप बताइएगा किस देश के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में, किस इंसिडेंट के बारे में, किस मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। जरूर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।